वैसे तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि एक माँ कई सारे बच्चों की परवरिश करती रहती है। लेकिन हमारे साथ एक शख्स ऐसे हैं जो कई सारे वृद्ध माँ-बाप का सेवा करते रहते हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से ये लोगों की सेवा करते हैं और कैसे इनका मन इस काम में आया। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और इस सेवा में हम 8-10 हमारा समाज कल्याण से जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय मैंने ये देखा कि हमारा जो लघु शोध था समाज कार्य में वृद्धजनों की स्थिति पे था जी, और सरकार ने 2017 में एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में आश्रम स्थापित किए जिसमें ऐसे माता-पिता जिनका भरण-पोषण बस किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को वहाँ पे रख कर के भोजन, उनका रहन-सहन के कपड़े, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा और जो भी चीज़ें दैनिक होता है, वो सब उनको निःशुल्क दिया जाता है। किस तरह से आपका ये विचार आया और किस तरह से कठिनाइयाँ हुई और कैसे-कैसे लोगों का सहयोग मिलता गया इस काम में? इस यह विचार तो पहले से ही था चूँकि हम शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं और मेरे संस्कार उस समय हमारे आचार्य जी ने ये डाले थे कि हमेशा अपने माता-पिता और अपने गुरुजनों का और अपने से श्रेष्ठ जो बुजुर्ग हैं, उनका ज़रूर सम्मान करना चाहिए। तो ये विचार तो हम लोगों को 1992 में जब कक्षा द्वितीय में पढ़ाई करें, तभी से हमारे दिमाग में था। बुजुर्गों के साथ जुड़ने का जो एक नज़रिया, एक रास्ता मिला हमको आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान लखनऊ की जो हमारी संस्था है। हमारे मेंटर आदरणीय डॉक्टर के भारती सर, उनके द्वारा हमको ये अवसर मिला इस जनपद में कार्य करने का। अप्रैल 2017 से हमारा आधारशिला वृद्धाश्रम जो कि गणेशपुर इस समय वार्ड नंबर 4 फरीदा में है। अपने जनपद में इकलौता ऐसा वृद्धाश्रम है जो माता-पिता के लिए सेवा और समर्पण के साथ में हम लोग सेवा देते हैं। और अभी हमारे वहाँ 92 के करीब संख्या है जिसमें हमारे 45 बुजुर्ग बाबा लोग और लगभग 47 के करीब माताएँ रह रही हैं। जिनको हम लोग पेंशन से लेकर के उनकी उचित देखभाल, खान-पीन को लेकर के उनकी उचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए हम वो हर चीज़ जो उनके लिए ज़रूरी होता है, वो सब करते अच्छा, आपने बात की चिकित्सा व्यवस्था को हैं। जी। लेकर के। इस समय चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है और वायरल फीवर या कई तरह की बीमारियाँ जी, चलती जी। हैं। तो नॉर्मली होता है कि एक घर में अगर एक माँ-बाप हैं, जी। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा जी। होता ही है। जी, जी। तो लोग परेशान हो जाते हैं उनकी दवा कराने में, उनका इलाज कराने में। हाँ। आपने तो 92 माँ-बाप को अपने साथ रखा हुआ है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और किस तरह से बेहतर इलाज दे पाते हैं? कोई कठिनाई होती नहीं होती, ये तो मेरा जुनून है। अब मैं तो चाहता हूँ कि 150 की कैपेसिटी हमारी पूरी भर के चले। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारे वहाँ पर्याप्त स्पेस खाली है। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे माताओं को, पिता लोगों को, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए हम लोग हैं और हम उनको अभी प्रवेश दे सकते हैं। और मुझे उनकी सेवा करने में कोई ज़रा-सा भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये मेरा जुनून है। माता-पिता की सेवा करना, मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसी कार्य के लिए बनाया है कि आप माता-पिता की सेवा करें। आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बनें जो अपने माता-पिता को हमारे आश्रमों में या मैंने कई ऐसे लोग केस भी देखे कि पूरे कंप्लीट पैकेज उनका झोला तैयार करके उनको छोड़ दिया जाता है और फिर हाँ। वो हमारे आश्रम तक लाए जाते हैं। तो उस समय स्थिति वाक़ई में बड़ी दयनीय हो जाती है कि ऐसे भी घर के सदस्य होते हैं कि अपने माता-पिता जो उनकी पूँजी होती है, उनकी पूँजी को हम उनका एसेट्स मान करके हम उनको ये जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हम उनके अंतिम समय तक उनका जो भी होता है रहन-सहन, खाना-पीना सब कुछ हम करते हैं। इवन अगर हमारे वहाँ रहते हुए किसी माता-पिता का देहांत हो जाता है तो उसका अगर हमारे पास एड्रेस होता है, तो हम उसके घरवालों को सूचित करते हैं, अपने समाज कल्याण अधिकारी जो कि भरण-पोषण अधिकारी हैं, उनको हम सूचित करते हैं। उसके पश्चात अगर 3 से 4 घंटा हम वेट करते नहीं आते, तो हम हिंदू रीति-रिवाज के जो भी जिस धर्म का उस रीति-रिवाज से हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा, बेसिकली जहाँ तक हम जानते हैं कि आप लखीमपुर खीरी के रहने जी, वाले हैं। जी। तो कैसे आगमन यहाँ पे हुआ और गवर्नमेंट का किस तरह से सपोर्ट आपको मिलता रहता है? जी। हमारा लखीमपुर से आगमन मैं विश्वविद्यालय में 2004 और 5 में आया था। उसमें ग्रेजुएशन किया, फिर परास्नातक वहीं से किया। और उसके बाद में अन्य भी जनपदों में मैंने सामाजिक कार्यों में रुचि थी जो काम करते रहे। फिर ये जब 2017 में वृद्धाश्रमों का इससे पहले भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जनपदों में आश्रम स्थापित किए गए थे। हुँ। माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम 2014 के तहत 2016 में
वो पायलट प्रोजेक्ट में ये देखा गया कि ये तो कॉन्सेप्ट जो है, उन माता-पिता के लिए तो वाक़ई में बहुत अच्छा है, जिसपे हम सिक्योरिटी भी देते हैं, उनकी खान-पीन का व्यवस्था करते हैं और जो भी चीज़ें एक माता-पिता के लिए, बुजुर्ग के लिए होनी चाहिए, वो सब दे रहे हैं। उसकी सफलता को देख कर के सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जनपद में एक-एक वृद्धाश्रम स्थापित किया और पूरा का पूरा यह आश्रम समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहयोग से चलता है। अच्छा, जब हम पिछली बार आपके वहाँ आधारशिला वृद्धाश्रम पे आए थे, जी, तो वहाँ पे जब माताओं से, दादियों से, दादा लोगों से जब वहाँ जी, पे बात किए तो जी। पता चला कि किसी के बेटे इंजीनियर हैं, जी, किसी जी। के बेटे डॉक्टर हैं, जी, जी। किसी के बेटे सिविल सर्विस में भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कहेंगे और कैसे इन लोगों को देखते हैं आप? इन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि माता-पिता हमारे परिवार का अभिन्न अंग होते हैं और माता-पिता की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। उनको कम से कम ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर हम माता-पिता को अपने घर से निकाल देंगे, कल को उनके साथ भी वो हो सकता है। कल को उनके साथ भी ये हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये सोचना चाहिए और ये करना चाहिए। अब चूँकि लोगों की मेंटालिटी एकल परिवार की तरफ बढ़ रही, तो बिखराव हो रहा है, इस वजह से लोग एकल परिवार को वरीयता दे रहे हैं। पहले परिवार का मतलब होता था माता-पिता, चाचा-चाची और उनके बच्चों से। आज परिवार का मतलब होता है पति-पत्नी और उनके खुद के बच्चे। तो ये भी एक इश्यू है जो हमारे समाज को थोड़ा बिखरने में वो कर रहा है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को माता-पिता की सेवा करनी चाहिए और इस दुनिया में माता-पिता से बढ़ के कोई नहीं होता है व्यक्ति का। अच्छा, एक सवाल और आपसे, आप अपने परिवार को छोड़ कर के जी। यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे के जी, परिवारों जी, को जी। आप सेवा कर रहे हैं। जी। तो आपके घर वालों से, आपके माता-पिता से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? क्या कुछ कहा जाता है? शुरू में मेरे माता-पिता चीज़ नहीं जानते थे कि वृद्धाश्रम क्या चीज़ होती है, हुँ, तो उनको लग रहा था पता नहीं क्या काम कर रहे होंगे। जब वो यहाँ पे हम लोगों के कार्य को देखे तो समझे और उन्होंने सहमत दिया कि ठीक है, चलो हमारी सेवा आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन हमारे जैसे जो वहाँ पे 50 से लेके उस समय हमारे पास 50 की संख्या थी जब हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद में हमारी संख्या दिन पर दिन बढ़ती रही। हम लोगों को पारिवारिक समझौता भी कराते हैं, उनके बच्चों से भी मिलाते हैं। अगर वो उनके बच्चे अपने माता-पिता को अपने घर पे ले जाना चाहते हैं और उनको अपने कार्य पे प्रायश्चित होता है, तो वो अपना काउंसलिंग के माध्यम से अपने घर भी ले जाते हैं। उनको हम लोग पारिवारिक समझौता कहते हैं, सेटलमेंट भी देते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो इसको जुनून मान रखा हूँ। होता है ना जैसे हर व्यक्ति का एक अपना कार्य का तरीका होता है। मैंने ये सोच रखा कि मैं माता-पिता की सेवा करते हुए अपने इस जनपद में जो भी हमारे हैं, मैं आप लोगों के भी माध्यम से चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी हमारे समाज में ऐसे माता-पिता जो उपेक्षित हैं, जिनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, उसके लिए हम लोग हैं। और हम लोग उनको पूरी तत्परता के साथ में अपने माता-पिता जैसा मान करके उनकी सेवा करते हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि समय-समय पे हमारे वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनके जो फीडबैक होते हैं, उनके प्रशंसा लेख होते हैं, वो हमें और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप और अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग दिन पर दिन अपने उन कार्यों में भी सुधार करते हैं और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अगर आप लोगों हमको कुछ देना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को दीजिएगा जिनकी सेवा कोई नहीं कर पा रहा। जिससे कि हम लोग समाज में ऐसे लोगों को जोड़ पाएँ, जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। अच्छा, आपके वहाँ पे एक विधायक जी करके हैं, जी, जी। बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, उनका शायद नाम तो नहीं याद है। गमछा लगाते हैं, हाँ, हाँ। शायरियाँ बोलते हैं, हाँ, हाँ। गाने गाते हैं। जी, जी, जी। उनके भी लड़के शायद इंजीनियर हैं ना? हाँ, तो वो सुदामा सिंह यादव जी, जी जी, थे जी, जी, जी। और वो सुदामा सिंह यादव जी पिछले महीने सेटलमेंट उनका हो गया है और वो पहले कहीं किसी विद्यालय में पढ़ाते थे और अब ये मैं उनके घर पे तो नहीं जाना लेकिन उनकी बात करने की आदत बहुत अच्छी है। हाँ, वो हाँ। शेर व शायरी भी करते, खुद लिखते भी हैं। तो वो हमारे मऊ जनपद के थे, हमारे आश्रम में रहते अच्छा, थे। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले उनका पारिवारिक समझौता समझौता हुआ है, वो अपने घर पे चले गए हैं और वो भी बहुत अच्छे नेचर के थे। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब परिवार से विरक्त होते हैं, तो कुछ लोग कवि बन जाते हैं, कुछ लोग जी, शायर जी, बन जी, जाते हैं, कुछ जी। लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो उन बाबा में सब कुछ था। हम लोग काफ़ी प्रेरित करते थे, बहुत कुछ अच्छा बताते थे कि कैसे और अच्छा हम लोग कर सकते अच्छा, जितने भी परिवार, जितने भी वृद्धजन आपके आश्रम में हैं, हैं। जी। उनके परिवार से कोई आता है उनसे मिलने या फिर उनसे उनको हाँ। ले जाने के लिए ऐसा कुछ कभी कुछ देखने को मिला आपको? जी, जी। उनके परिवार के लोग जब उनके वहाँ कोई तीज त्योहार होता है, तो लोग लाज के भय से अगर उनकी बेटी की शादी होनी है, तो उनको ये डर है कि
वर पक्ष वाले पूछेंगे कि आपके बाबा जी कहाँ, दादाजी कहाँ? उसका एक डर उनको रहता है। उस समय उनको ले जाते हैं और शादी वगैरह हो गई, तो उनको अपने घर पे रखते हैं। उसी समय पारिवारिक समझौता अगर हो पाता तो हो जाता, नहीं तो ये कहते हैं कि हम 5 दिन के लिए उनको घर ले जाएँगे और फिर ये अपना आ जाएँगे। तो चूँकि वो दादा-दादी हमारे उस आश्रम के परिवेश में रहते हैं, उनको मालूम है कि हम लोग उनको कितना इज़्ज़त-सम्मान दिए हैं, तो वो नाम के लिए तो चले जाते हैं कि हमारे बच्चे की इज़्ज़त बच जाए। लेकिन उनका दिल हमारे आश्रम में बसता है, क्योंकि सेवा हम लोग उनकी निस्वार्थ भाव से करते हैं। हमें कोई उनसे लालच नहीं रहता है कि हमें कुछ मिलेगा। उनके बच्चों को तो इस चीज़ की आशा रहती है कि पापा का धन हमको मिलेगा, पापा की पेंशन मिलेगी या पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी। हम लोग तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो शासन का गाइडलाइन है, हम उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने का पूरा प्रयास करते अच्छा, ख़ैर हैं। जो अपने होते हैं जी, या जी। फिर जो हमारे दिल के करीबी होते हैं या फिर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जी, जी। उनसे तो हम लोग आसानी से अपनी पीड़ाएँ कह देते हैं। जी, जी। वहाँ का क्या स्थिति है? कैसे अपनी पीड़ा को लोग अब बाँटते हैं एक-दूसरे में? वहाँ पे हम उन बुजुर्गों को माता-पिता तुल्य होते हैं, लेकिन मैं उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखता हूँ। तो अपने मन की बातें माताएँ हैं या बाबा लोग हैं, सब कुछ हमको बता देते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको जैसे मान लेते हैं हम लोग जो मेनू वगैरह में भोजन देते हैं, कुछ अलग से खाना होता है, जो मेनू में नहीं होता, जी। तो हम लोग समय-समय पे वो भी करवाते रहते हैं। तो अपना उनका मन भी बहल जाता है और अपने मन की बातें वो हमसे जुड़ पाते हैं कि भैया बहुत अच्छे हैं और हमारी बात सुन लेते हैं। उनकी बातें अगर उनके बच्चे, नाती-पोता अगर सुन लिए होते तो शायद वो आश्रम में ना आते। एक रीज़न यह भी है कि उनकी बातें ही कोई नहीं सुनने वाला, ना उनसे कोई बात करने वाला है। तो एक रीज़न यह भी हमारे समाज का बिखराव है कि हम लोग ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माता-पिता से उतना ही स्नेह रखें, जितना अपने बच्चों से रखते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ सालों पहले आप जब उस पिताजी के बच्चे थे तो आपसे पिताजी उतना ही स्नेह रखते थे, जितना आप अपने बच्चों से रखते हैं। मूलतः किस-किस जगहों से, किस-किस जिलों से आपके पास लोग आए हैं? हाँ, हमारे पास इस समय लगभग 90% के करीब अपने जनपद के हैं, चूँकि प्रत्येक जनपद में ऐसे आश्रम स्थापित किए गए हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो उसमें हमारे पास में गोरखपुर जनपद जैसे कैंपियरगंज का कोई है, तो हमारे इसी वृद्धाश्रम में आएगा। पीपीगंज का तो वो यहीं पे आना अच्छा, उसको अच्छा। ज़्यादा कम्फ़र्टेबल लगता है। हमारे वहाँ सिद्धार्थनगर के 2 लोग हैं, एक सिद्धार्थनगर के हैं, एक सोहरतगढ़ के हैं। अभी एक आप न्यूज़ देखे थे, एक दादाजी थे, उनका हम लोग पता लगा लिए, वो नेपाल के नहीं थे, उनका कुछ नाम था, वो बताते थे भारतीय मूल के नहीं थे जी, और उनका पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके 2 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। हम लोग पता लगाए वो सोहरतगढ़ के किसी गाँव के हैं जी, जी। और उनका नाम अज्ञात में ना होकर के हम लोग उनका नाम जान गए कि उनका नाम रामसेवक यादव है। अपने टाइम में वो दारूबाज़ थे, अपना दारू पी-पी करके सब कुछ अपना धन बर्बाद कर दिए। तो बच्चे भी उनके जो थे वो सब निकाल दिए उनके और आज उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ आने के पश्चात उनकी दारू-वारू सब बंद हो गई। अब नियमित वो अपना भोजन पाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसी में मस्त रहते उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के हैं। लिए जी। और क्या चीज़ें अपने आश्रम में हाँ, उपलब्ध बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल। चूँकि किसी भी व्यक्ति के लिए मनोरंजन का साधन होना बहुत ज़रूरी होता है। उस मनोरंजन के साधनों में टेलीविज़न है, लूडो है, कैरम बोर्ड है, झूला झूलना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपस में कुछ लोग हमारे वहाँ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा शेरो शायरी भी करते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग चुटकुले बहुत अच्छे सुनाते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे अपना हँसते-मुस्कुराते कट जाता है और हमारे वहाँ प्रत्येक दिन सुबह क्या नाम है आपका अगरबत्ती दे करके भगवान की पूजा की जाती है, प्रार्थना होती है, योगासन वगैरह होता है। हर मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड पाठ विधिवत होता है जिसमें मिष्ठान वगैरह लेके जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग सब करते हैं। और ऐसे भी हम लोग उनका एंटरटेन करने के लिए समय-समय पे जैसे किसी माताजी को मन हो हमारे वहाँ लेहड़ा माता मंदिर बहुत नज़दीक है। जी। मन हुआ कि बाबू आज घूमना है, हम लोग तुरंत ऑटो बुलाते, बुक करके ले एक हमारा व्यक्ति जाता है और माताओं को दर्शन करा के फिर वापस ले आता है, फिर आराम से रहते हैं। ऐसे उनका कटता है। अच्छा, ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं, जी। उनका भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं, जी, जी। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और हमारे समाज में जो अपने माता-पिता को सड़क पे छोड़ देते हैं हाँ। या फिर उनकी बुरी स्थिति में उनका साथ छोड़ कर के घर से बाहर हुँ, कर देते हैं, ऐसे हुँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी जब बुढ़ापा अवस्था में जाएँगे, सोचिए उनके साथ क्या होगा? हमारी जनरेशन जो गैप अप हो रहा है, माता-पिता से मिल के रहना चाहिए। वो जो भी बता रहे हैं, उनका लाइफ़ का अनुभव बहुत बड़ा होता है। वो हमेशा आपको अच्छा के लिए ही बताएँगे।
तो मैं ऐसे परिवार वालों से निवेदन करूँगा कि अपने माता-पिता को अपने घर पे रखें। हाँ, जो लोग वाक़ई में ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका लालन-पालन नहीं कर सकते, वो हमको दें, हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन माता-पिता का आदर करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए और कहते हैं ना कि जहाँ पे माता-पिता का आदर होता है, उस घर में भगवान का वास भगवान होता का है। निवास होता है और भगवान की सच्ची पूजा वही है। अगर घर के भगवान हमारे नाखुश होंगे, तो हम बाहर के भगवान को तो कितना भी पूज लें, कोई बिल्कुल। फ़ायदा नहीं है। तो ये थे जनपद महाराजगंज के फरिंदा में स्थित आधारशिला वृद्धाश्रम के प्रोप्राइटर। कह सकते हैं कि वहाँ के कर्ता-धर्ता प्रदीप कटियार हमारे लोगों के बड़े भैया जी, बहुत ही ऐसे सराहनीय कार्य करते रहते हैं। तो यूपी टीवी समाचार की तरफ से आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अगर इस आप लोग अपने परिवार का ख़्याल नहीं रख सकते हैं, आप अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं रख सकते हैं, तो एक बार आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें और सड़क पे भी अगर आपको इस तरह से कुछ लोग वृद्धजन मिल जाते हैं, घायल अवस्था में मिल जाते हैं और कह सकते हैं कि भीख-वीख माँगने के लिए भी ऐसे लोग मिलते जाते हैं, तो उन लोगों को भी संपर्क करके आप इनसे बात करके आप वृद्धाश्रम में पहुँचा सकते हैं। किशन गुप्ता, यूपी टीवी समाचार।